जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कि जो जेपीसी 14th है या एसीएफ एफआरओ की जो एग्जाम संभावित है उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है यानी सिलेबस से खास करके जब आप ऑब्जेक्टिव लेवल की तैयारी करते हैं तो अधिकांश से स्टूडेंट का ये डिमांड रहा है कि जब हम विषय वस्तु को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें एक उलझाव आता है, एक समस्या आती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम स्पेशली बात करेंगे कि जो आपका जीएस का सेक्शन है, इस जीएस के सेक्शन के अंतर्गत हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, राइट? यानी आप हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि द रोल ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द preparation of general studies paper for JPC and especially ACF और FRO एग्जामिनेशन, राइट? देखो, जेपीएससी ने एक तो 14th जेपीएससी का जो वैकेंसी आने की संभावना है और दूसरा अभी एसीएफ और एफआरओ की जो वैकेंसी आई है और एसीएफ और एफआरओ की जो वैकेंसी है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें केवल साइंस ग्रेजुएट जो हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साइंस ग्रेजुएट के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सोशल साइंस के जो विषय हैं उन सोशल साइंस के विषय को कैसे टेकल करें। तो एक एक करके हम आपको अप्रोच बताएंगे कि हम हिस्ट्री को कैसे टेकल करें, हम पॉलिटी को कैसे टेकल करें, हम इकोनॉमिक्स को कैसे टेकल करें, ज्योग्राफी को कैसे टेकल करें और करंट अफेयर भी कैसे टेकल करें और साइंस की भी तैयारी हम कैसे करें ताकि हम बहुत इजीली जो है इससे एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, राइट? तो एक तो अगर आप बात करें कि हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंतर्गत ध्यान में रखना है कि एक तो इसके अंतर्गत आपको एंशियंट से लेकर के एंशियंट भी पढ़नी है, मेडाइवल भी पढ़नी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है और झारखंड भी पढ़नी है। झारखंड सेक्शन के अंतर्गत आप झारखंड का इतिहास भी पढ़ना है और ज्यादातर स्टूडेंट का ये एक तरह से कहना है कि जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रात को पढ़ा और दिन को सफा, राइट? तो हर विषय के स्टडी के लिए उसके अपने एक मेथड होते हैं, उसकी एक मेथडोलॉजी होती है और जब तक आप उसको फॉलो नहीं करोगे तब तक के वह विषय जो है पर आपकी कमांड नहीं होती है, राइट? तो देखो, हिस्ट्री के जहां तक सवाल है कि हिस्ट्री को अगर हमें पढ़ना है तो मेरा सुझाव है कि सबसे पहले आप ज्योग्राफिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आपके पास ध्यान में होना चाहिए। ये ज्योग्राफिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अगर आप जानते हैं तो ये बहुत आपको मदद करती है ना? कैसे ये मदद करती है इस बात को हम एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं अभी। कि देखो, अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ना है या झारखंड का हिस्ट्री को पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर है ज्योग्राफी के अंतर्गत, जो इंडिया के मैप को आप देखो और कम से कम उसके फिजिकल फीचर को ध्यान में रखना है। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखना है, क्योंकि जब एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंतर्गत वर्तमान इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है और फिर अफगानिस्तान भी शामिल है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है कि जो ज्योग्राफिकल फीचर है
यानी कि भारत की ज्योग्राफिकल फीचर जिसके अंतर्गत आप देखते हो कि कुछ एरिया हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ पठारी क्षेत्र है, कुछ मैदानी क्षेत्र है, कुछ समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है और नदी घाटियां हैं। अब आप देखोगे इतिहास पढ़ने के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज ध्यान में रखना है, जो आपको समस्याएं होती है कि आप हिस्ट्री के अंतर्गत चाहे एंशियंट पर हो, चाहे मेडाइवल पर हो या मॉडर्न पर हो या झारखंड का इतिहास पर हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस कालखंड को आप पढ़ रहे हो उसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की आपको जानकारी अगर नहीं है तो आप हिस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मगध यानी 6th सेंचुरी बीसी में आप देखते हो कि महाजनपद का डेवलपमेंट होता है, जिसके अंतर्गत 16 महाजनपद को आप पढ़ते हो। तो आप 16 जो महाजनपद है उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को ध्यान में रखना है। अब आप देखोगे कि उस 16 महाजनपद के अंतर्गत एक तरह से एम्पायर बिल्डिंग के लिए क्या होता है, आपस में संघर्ष होता है और संघर्ष जो होता है उसमें मगध जो है अल्टीमेटली सभी को पराजित करके और अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। राइट। अब ये क्यों हुआ कि मगध ही उसमें सक्सेस होता है? तो यहां मैं ज्योग्राफिकल अप्रोच आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री को अध्ययन करने का ज्योग्राफिकल अप्रोच यानी कि आप जब उस एरिया के ज्योग्राफी को देखते हैं तो ज्योग्राफी को देखने का मतलब क्या है कि उस एरिया में नेचुरल संसाधन क्या है। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के अध्ययन में हम जब कल्चर का डेवलपमेंट करते हैं तो कल्चर के डेवलपमेंट के अंतर्गत हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं और उस टेक्नोलॉजी का अपने नेचुरल जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उसके एक्सप्लॉयटेशन से हम अपना इकोनॉमिक और सोशल और कल्चर डेवलपमेंट करते हैं। तो आप देखोगे कि मगध का जो एरिया है वो बहुत ही क्लोज है झारखंड का, और झारखंड में जो आयरन ओर्स है वो आयरन ओर जो है मगध को प्राप्त होती है। और पैरेलल जो 16 महाजनपद है उसमें कोई भी इतना पैरेलल नहीं है जिसके पास आयरन ओर का रिच रिसोर्सेज हो। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि जब झारखंड के इतिहास को पढ़ोगे तो यहाँ पर एक असुर ट्राइब है झारखंड में, क्योंकि झारखंड के कल्चर को भी पढ़ना है। तो असुर ट्राइब जो है बहुत एंशिएंट टाइम से लोहे के औजार का निर्माण करता है। तो आपके मन में सवाल ये उठेगी कि मगध में ही क्यों इतना बड़ा महाजनपद का डेवलपमेंट हुआ, जो बाद में मौर्य साम्राज्य का डेवलपमेंट मगध में होता है। और उस मौर्य साम्राज्य के जो साम्राज्य विस्तार को के ज्योग्राफी को आप देखोगे तो वहां पर क्या होता है कि अफगानिस्तान के काबुल कंधार से लेके बांग्लादेश तक का इलाका जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शामिल है। और फिर उत्तर में हिमालय यानी कश्मीर से लेकर के और दक्षिण में आप जाओगे तो कर्नाटक के मैसूर तक है। केवल तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों को छोड़ करके आप देखोगे तो मौर्य एम्पायर जो है उस एरिया में अपना प्रभाव कायम किए हुए है। तो असुर ट्राइब जो आयरन ओर से हथियार बनाता है, इनकी टेक्नोलॉजी जो है इनकी टेक्नोलॉजी उतनी इंप्रूव नहीं थी जितनी कि मगध में बहुत इंप्रूव टेक्नोलॉजी का ये लोग उपयोग करते हैं। यानी यहां हमें आपको समझाने की क्या जरूरत है कि भारत के जो ज्योग्राफी है उसका एक फिजिकल जो फीचर है, फिजिकल जो फॉर्म है इंडिया की ज्योग्राफी का, फर्स्ट आपको वहां ध्यान में रखना है। और किसी भी पीरियड के इतिहास को पढ़ो, है ना, चाहे आप इंडस सिविलाइजेशन का इतिहास पढ़ो, सबसे पहले आप देखो कि उसका ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ कहाँ है। यहाँ ज्योग्राफिकल एरिया देखने का मतलब क्या है कि अगर उसके ज्योग्राफिकल एरिया में वेरिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नेचुरल इन्वायरमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नेचुरल रिसोर्सेस है,
तो वो उसके कल्चर के डेवलपमेंट में उसका रोल होता है और उसको ध्यान में रखना है। यानी प्रत्येक जो साम्राज्य या एम्पायर किसी भी कालखंड का पर हो, सबसे पहला काम करना है कि उसकी ज्योग्राफी को देखना है। ठीक है, जब ज्योग्राफी देखोगे तो उस ज्योग्राफी से रिलेट करके उसके इकोनॉमिक कंडीशन को समझने का प्रयास करना है कि पर्टिकुलर एरिया में, जैसे आप देखोगे कि मगध में जब मगध साम्राज्य का डेवलपमेंट होता है तो उसी समय धान की रुपाई तकनीक का भी डेवलपमेंट होता है, आयरन टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट होता है, क्वाइंस का डेवलपमेंट वहां शुरू होता है और ये पूरे इकोनॉमी को चेंज करती है। और जब मौर्य एम्पायर आता है तो आप देखोगे कि मौर्य एम्पायर जो है कुछ चीजों पर अपनी मोनोपोली कायम कर लेती है, फॉरेस्ट पर मोनोपोली कायम कर लेती है, आयरन ओर पर मोनोपोली काम कर लेती है, मिनरल्स जो है उस पे उसका मोनोपोली था, शिपिंग जो इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा, बोट और शिप का डेवलपमेंट हो रहा, उस पे उसने अपनी मोनोपोली कायम कर ली थी और एलिफेंट पर भी मोनोपोली कायम की थी। तो ये जो वो काम करता है, इससे क्या करता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज जिस पे अगर उसका मोनोपोली नहीं हो, सरकार का उस पे नियंत्रण नहीं हो, अगर वो दूसरी के पास चला जाएगा तो ये उसके लिए खतरा की घंटी हो जाएगी। और इसलिए यहाँ इकोनॉमी भी आप देख सकते हो। इसी तरह से सोसाइटी, देखो सोसाइटी का संबंध ऐतिहासिक रूप से आप देखोगे तो उसकी नेचुरल रिसोर्सेज, उसके इकोनॉमिक सिस्टम से सोसाइटी का भी संबंध है, सोशल स्ट्रक्चर का भी संबंध है। और साथ ही साथ जो रिलीजन, धर्म, प्रथा, परंपरा, आर्ट, इन सभी का नेचुरल रिसोर्सेज से संबंध है। और इसलिए जब कभी भी आप हिस्ट्री को पढ़ने जाओ तो एक तो ज्योग्राफिकल अप्रोच आपको उस पे फॉलो करना है, और ज्योग्राफिकल अप्रोच के बाद एक महत्वपूर्ण अप्रोच हिस्ट्री के अध्ययन के लिए है कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजिंग। राइट, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजिंग का मतलब क्या है? देखो, इतिहास के अध्ययन में कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजिंग जो पर्सपेक्टिव है, ये पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्टिन्यूटी का मतलब हुआ कि कोई ऐसी चीज, टेक्नोलॉजी हो, सोशल बिहेवियर हो, कल्चरल एलिमेंट हो, जिसका डेवलपमेंट हम लोगों ने किया, राइट, और कंटिन्यूअस हमारे सोसाइटी में है ना। जैसे आप देखो कि न्योलिथिक पीरियड में हम एग्रीकल्चर की शुरुआत करते हैं और आज भी हम एग्रीकल्चर करते हैं। न्योलिथिक पीरियड में हम बीट बार्ली का उत्पादन करते हैं, राइस का उत्पादन करते हैं, आज भी हम करते हैं। लेकिन चेंज क्या हुआ? न्योलिथिक पीरियड में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, चालकोलिथिक पीरियड में हम परमानेंट कल्टीवेशन करना शुरू किए, ब्रोंज एज कल्चर यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत हमने क्या किया? हमने ब्रोंज के टूल्स का यूज करना शुरू किया, हमने इरिगेशन फैसिलिटी भी डेवलप करना शुरू किया, और आयरन एज में हम आयरन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। जब आयरन टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, जैसे मगध की हमने बात किया, 6th सेंचुरी बीसी की बात की, तो आयरन टेक्नोलॉजी का यूज करने का मतलब है कि हम जंगलों को बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से उसको क्लीन कर सकते हैं, फॉरेस्ट को, और क्लीन करके हम डीप जुताई कर सकते हैं खेत का। और डीप जुताई खेत का अगर हम करने में सक्षम हैं तो यहां से उत्पादन हमारा बढ़ता है। फिर आप देखोगे कि इस प्रोसेस के अंतर्गत आगे जब इतिहास को पढ़ोगे तो फिर आप देखोगे कि मौर्योत्तर काल में क्या होता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाता है, और ये भूमि अनुदान किधर दिया जाता है? तो फॉरेस्ट के एरिया में, अनप्रोडक्टिव एरिया में दिया जाता है। गुप्ता पीरियड में भी ये हो रहा, और चूंकि ब्राह्मण एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ थे, तो एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ थे, तो ट्राइबल सोसाइटी जो कि हंटिंग फूड गैदरिंग किया करता था या बहुत हद तक शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था, उसको इन्होंने एक तरह से परमानेंट कल्टीवेशन और लोहे के हल के फाल पर आधारित कृषि को सिखाया। और इससे ये जो कृषि व्यवस्था थी, इसका प्रसार होता है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। और फिर आप देखोगे कि मेडाइवल पीरियड में क्या होता है कि
जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करो तो फसल चक्र को अपनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, हालांकि उसका सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंट उसने किया। फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण किया, शाहजहां ने नहरों का निर्माण किया। और मॉडर्न इंडिया में जब अंग्रेज आते हैं तो वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, और हम जब आजाद होते हैं तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन करते हैं। तो कंटिन्यूटी, यानी कई चीजें कंटिन्यूअस आ रही है और फिर चेंज हो रहा। इसी तरह से मान लो मैरिज है ना, तो मैरिज के बारे में हमको इंफॉर्मेशन ऋग वैदिक काल में मिलता है। और जो हिंदू हैं तो हिंदुओं में आज भी ऋग्वैदिक काल में जो मैरिज के लिए रिचुअल्स डेवलप हुआ, वो रिचुअल्स आज भी हिंदुओं में यूज किया जाता है। लेकिन अब मैरिज के क्षेत्र में कई परिवर्तन किए गए हैं। तो जो परिवर्तन मैरिज के क्षेत्र में किए गए हैं आज के डेट में, उस परिवर्तन को ध्यान में रखना है। इसी तरह से आप आर्ट फॉर्म को देखोगे, आर्किटेक्चर के फॉर्म को देखोगे, या फिर पॉलिटिकल जो एक्सपेंशन है उसको देखो, तो मैप के साथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा, ये सारी चीज अगर आप एंशियंट से लेके मॉडर्न इंडिया तक आप देखोगे, एक लिस्ट आप बनाओ कि इन चीजों का, इस तरह का सोशल इंस्टीट्यूशन, इस तरह का सोशल एस्पेक्ट यहाँ डेवलप हुआ, पॉलिटिकल यहाँ डेवलप हुआ, और उसमें समय के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहा। अगर आप इसको कर लेते हो तो फिर हिस्ट्री में आप जो भी पढ़ोगे वो सारा आपको याद रहेगा, और आप बहुत आराम से हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं उसको टेकल कर पाओगे। क्योंकि एक बार कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजिंग का पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो फिर आप देखोगे कि समय के साथ जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हमें रिमेम्बर भी रहता है, और हम 2 बार 3 बार पढ़ के उसमें बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। तो आज हमने बात किया हाउ टू अप्रोच हिस्ट्री। आगे हम जीएस के किसी अन्य खंड पर बात करेंगे, हाउ टू अप्रोच हिस्ट्री। और स्टूडेंट सर्किल रांची जो है जनरल स्टडीज का जेपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी या अदर कोई भी एग्जाम है उसका जनरल स्टडीज का बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।